थोड़ा सा अभी थोड़ा हटके सवाल करते हैं। तो मुझे आपसे जानना था कि काफ़ी लोगों के साथ, ट्रांस पर्सन्स के साथ खास करके मिसजेंडरिंग होती है। तो पहली बात तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है इस बारे में, आपने कैसे डील किया है मिसजेंडरिंग के साथ कॉन्स्टेंटली जो लोग करते रहते हैं। और दूसरा कि आपको आपके हिसाब से प्रोनाउंस जो है वो कितने इम्पोर्टेंट है, या आप कितना वेटेज देती हैं प्रोनाउंस को, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा होगा आपके किसी साथी के साथ जिन्होंने आपसे कुछ शेयर किया होगा कि थोड़ा डिफरिंग ओपिनियन शेयर किया होगा, तो थोड़ा उस बारे में बताइएगा। तो मिसजेंडरिंग जितना टर्म दिखता है ना, सिंपल मिसजेंडरिंग बोलिए, वो ऐसा नहीं है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इशू एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स। इट्स अ पैकेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यू यू फेस एज अ पर्सन एक्चुअली। वो ट्रांस पर्सन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अलग होगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली लाइक सिक्स पीपल विल डिस्क्रिमिनेट यू, इट्स ऑफन लाइक ट्रांस पीपल ऑल्सो, विद इन ट्रांस कम्युनिटी ऑल्सो discriminate you. The only way to discriminate you is to compare you with the stereotype genders. जिस जेंडर में से हम ट्रांजिट होके आए दूसरे जेंडर में, फिर वापस उसमें लेके जाना, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रामा रहेगा हमको कि वो जेंडर हमारा नहीं है बोल के। वो ट्रांजिट होने के बाद भी आपको वो पुराना याद दिलाना अपने आप में एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है। तो ये करती है, मतलब मिसजेंडरिंग इज दिस वॉट the gender which you want to forget and you have already crossed over and forget over, and we call it as a name भी we call it as a dead name actually. And so name से लेकर she, her, his, him, ये सभी जो misgendering है, जो मतलब जो मुझे मुझे नहीं लगता मेरा है, वो इस्तेमाल करना itself is a misgendering. So और ये एक knowingly होने वाला misgendering है। अननोइंगली होने वाला मिसजेंडरिंग इज आउट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, है ना। मतलब यू टेक इट ग्रांटेड दैट यू लुक एट द हाउ द पर्सन लुक आइदर मेल और फीमेल एंड जज देम एज अ फीमेल और मेल, है ना। लेकिन मैं फिर वापस आता हूँ कि मेल फीमेल अटायर में होने के बावजूद भी मिसजेंडरिंग कैसा करते हैं कि दे वांट टू मेक यू फील दैट यू आर द सेम जेंडर, द पुराना जेंडर, और अननोनिंगली बोल देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब मैं साड़ी पहन के जाती हूँ तो मैं ट्रांस बोल के मालूम है, फिर भी उनको कन्फ्यूजन है कि ये किस जेंडर के साथ इनको प्रोनाउंस करना, सर बोल दें। अक्सर मैं फेस किया सो आइटम वही है जो शब्द है सर, क्योंकि सर इज़ अ नॉन जेंडर आई फील लाइक इन इंडिया, लाइक पीपल यूज़ फॉर ए रेस्पेक्ट ऑन ए रेस्पेक्ट वे, इवन वीमेन ऑल्सो दे ऑफन। मैंने पूछा कई सारे वीमेन से, आपसे कभी हुआ कि सर बोला? हाँ बोल देते सर, सर मैडम, फिर बाद में बोलते बहुत देर के बाद सर बोल के फिर सर मैडम बोलते। तो एक चीज़ है, तो ये आउट ऑफ इग्नोरेंस आया सो वो उसको तो हम लार्जर सेंसिटाइजेशन करना ही है कि कोई भी जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पर्सन या जेंडर डिफरेंट पर्सन को, डाइवर्स पर्सन को आपको पहले पूछना पड़ेगा कौन सा प्रोनाउन से आप कंफर्टेबल हो, या उनका प्रोनाउंस आपको नहीं मालूम, शायद उनका नाम से भी आप बोल सकते हैं उनको। और नाम हमेशा मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ही होगा, क्योंकि नॉन एंड प्रोडक्ट होगा ट्रांजिशन का। तो अभी कौन सा नाम से आप जाना चाहते हो, नाम से बुलाए तो भी परवाह नहीं। लेकिन इंटेंशनली जो वाला है वो इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ वेरियस फोबियाज एंड ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली। आपने मतलब आप ट्रांजिशन होके आए हो, एक लड़का जैसा पैदा हुए हो सेक्स में, फिर आप लड़की के जैसा ट्रांजिशन, अपना बॉडी साइकोलॉजी, अपना रहने का दिखने का तरीका पूरा बदल के आया। लेकिन पीपल इंटेंशनली ड्रैगिंग यू बैक बिकॉज दे वांट टू पुल योर पोजीशन एक्चुअली। if you are very powerful in articulation or in powerful in any sort of, the only way, if you are a trans person and a powerful trans person, they want to pull you down showing that you are not what you are. ये सही इरादा है मिसजेंडरिंग का कि you are not what you are, you are something else and you are depicting us and showing something false to us and you are a false person at the end of the day। वो बोलने का मतलब है मिसजेंडरिंग का। तो ये इस मिसजेंडरिंग का क्या करे, मतलब तो थोड़े बहुत कानून हैं हमारे SC/ST एट्रोसिटीज़ में, उनको गलत शब्द से अगर बुलाए अलग अलग कास्ट को, मार्जिनलाइज कास्ट को, उसके लिए भी पेनाल्टीज है, सब है। तो ऐसा तो LGBT का है ही नहीं, मतलब कोई मिसजेंडर करेगा तो तुम जाके कोर्ट को जाके बोल सकते हो ऐसा।
तो इसके लिए तो अभी मतलब आदत पड़ पड़ के है एलजीबीटी कम्युनिटी की। आपको पता है कि आप घर से जब निकलोगे आपके साथ क्या क्या मिसजेंडरिंग होगा, एंड यू टेक इट ग्रांटेड ऑल्सो। मुझे लगता है एलजीबीटी के साथ तो होता ही है रोज़, और अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ भी ये होता है लगातार कि कोई लड़की है, लंबी है, काली है, और मैनली है या शॉर्ट है, तो ये सब के साथ होता ही है, ये रोज़ रोज़ वो चीज़ है। तो ये मैंने गौर किया कि अब मैन के साथ भी होता है। तो ये कंपैरिजन एंड मिसजेंडरिंग जो चीज़ आता है, और ट्रांसजेंडर के बारे में खास इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो तो डेली पार्ट है, उन लाइफ की पार्ट है वो। बहुत सारा को आदत पड़ जाता है, वो बहुत सारा लोग जो बहुत मतलब सेंसिटिव रहते हैं वो लोग सुइसाइडल भी हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि काउंसलिंग खास करके एलजीबीटी को ज़रूरी है, क्योंकि समाज से जो चीज़ मिलता है, दबाव, साइकोलॉजिकल दबाव, उससे उसने उससे टक्कर देने के लिए कुछ तो मैकेनिज़्म चाहिए, कुछ तो तरीका चाहिए जो काउंसलिंग है। ये नहीं कि तुम गलत इंसान हो, तुम सही बन जाओगे काउंसलिंग के बाद, वो इरादा नहीं है काउंसलिंग का, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का। सो इट इज़ कॉल्ड सोशियो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। इस सोसाइटी के साथ कैसे तुम लिपट सकती हो इस चीज़ से, मिसजेंडरिंग। इसी में थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं कि ये जो आपने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में बात की, तो पहली बात तो आप कम्युनिटी में काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज देखते होंगे। तो लार्जली अगर थोड़ा मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट ट्रांस पीपल, ऑल्सो पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ इज़ वेल, कि और उनके लिए क्या कुछ गवर्नमेंट करती है, क्या कोई ऐसा सेंटर है जहाँ वो जाके मदद ले सकते हैं, कोई ऐसे सपोर्ट ग्रुप है जहाँ जाके वो बात कर सकते हैं, है तो उसमें कोई दिक्कतें हैं या नहीं, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। काउंसलिंग के लिए हाँ जी। मुझे नहीं लगता काउंसलिंग के लिए मतलब अभी सिस्टम बना ही है, समझ ही नहीं बनी है अभी इंडिया में, क्योंकि आईसीडी जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का जो उसमें से चैप्टर 5 से निकाल के 11 में जो डाले हैं कि ये मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक डाइवर्सिटी है, दिस इज़ नॉट ए डिसऑर्डर बोल के जो किया है वो रिसेंट वो चीज़ है। लेकिन अभी भी करिकुलम ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपर्टाइज जो है उनकी मेडिकल करिकुलम, आई थिंक इट्स नॉट अपडेटेड टिल नाउ टू डील विद दिस इश्यूज। इसलिए हम मतलब अभी भी काउंसलिंग मामूली जो जिस लोगों को काउंसलिंग है वो काउंसलिंग करने वाला ही हमारा लोगों को भी काउंसलिंग करे। दे आर नॉट इक्विप्ड विद द स्पेशली फॉर द काउंसलिंग फॉर LGBTQI पीपल, क्योंकि वो करिकुलम में ही नहीं आया तो वहाँ इक्विप क्या होंगे। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि counseling is a counseling at the end of the day, and anyone who is going with trauma and they need counseling and we can do counseling, but it's not that like हर एक इंसान एक अलग होता है, उनका उनका साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम रहता है वो अलग डिस्टिंक्ट रहते हैं, एक दूसरे से कहीं पे भी मिल के नहीं रहता। द मेन डिस्कोर्स में भी लाइक सुइसाइडल है तो सुइसाइडल है, एक आदमी औरत LGBTQ वाला भी सुइसाइडल है, वो तो ठीक है, लेकिन सुइसाइडल की वजह अलग अलग होंगे ना हर किसी का। तो वो लाइन्स पे साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग करना है सही LGBTQ का, वो अभी भी उपलब्ध नहीं है टेक्निकली। दैट्स व्हाट आई फील। अभी भी जो सिस लोगों का सोशो साइकिल काउंसलिंग करने वाले हैं, हमको भी काउंसलिंग कर रहे हैं। एक और सवाल था आपसे कि ये जो आपने बताया था ट्रांस सेक्स वर्कर्स के बारे में, तो उनके बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में बहुत संक्षेप में अगर थोड़ा आप बता सकें, कि क्योंकि एक और लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, एक और लेवल ऑफ वायलेंस पे वो सब्जुकेटेड होते हैं, देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑलरेडी, बट उसके बाद बीइंग फ्रॉम द सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी वो एक और उसके थ्रू जाते हैं, एक और फॉर्म ऑफ वायलेंस के थ्रू जाते हैं। तो उनके स्ट्रगल्स के बारे में आप थोड़ा सा अगर संक्षेप में बता दें तो मतलब ट्रांस पर्सन ही एक गलत पर्सन है, ऐसा एक समाज का सोच है, बट बिकॉज दे आर born in one sex and they show other sex, and which is not true actually, which is a false. There is no trans such identity. That's what at the end of the day society will, and that's how we are treated as a false person actually in the eyes of the laws. But वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है सेक्स वर्क भी गलत है हर एक तरीके से देखें तो, कल्चर की पैमाने पे और वर्क की पैमाने पे, कोई भी तरीके से देखें तो मतलब
सेक्स बेचना गलत है, गैर कानूनी भी है। और सेक्स वर्क को गैर कानूनी नहीं खारिज करके उसकी एनवायरनमेंट इर्द गिर्द की चीज़ों को गैर कानूनी ठहराए। तो दे ऑफन यूज़ द टर्म कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन ऑल्सो फॉर दैट, यू नो। तो ये कल्चरल टर्म है जो स्टिग्मा है, टैबू है, जुड़ के है सेक्स के साथ और ट्रांस के साथ। लेकिन ये जब दोनों का मिलन होता है, इट्स लाइक यू नो, इट्स लाइक डबलिंग योर यू नो टैबू एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो। आप ट्रांस भी बोलते हो, फिर सेक्स वर्क भी बोलते हो। अरे पहले ट्रांस ही गलत है, फिर सेक्स वर्क, ये दूसरा गलती है। और इतना गलतियाँ करके भी तो एग्जिस्ट करता है वैसा वो नज़र से देखते हैं। और वो नज़र से भी, वो तरीके से भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन उनके साथ होते हैं कि तुम ट्रांस मतलब तुम लड़का हो और लड़की के कपड़े पहने हो और तुम लड़कों से सेक्स कर रहे हो, और सेक्स करना गलत है, और सेक्स को बेच रहे हो वो भी गलत है। तो ट्रांस रहना ही गलत है और ये काम करना दूसरा गलत है। तो ये सारे जो बॉक्सिंग है, मतलब अलग अलग रॉन्ग बॉक्सिंग जो बोलते हैं सोसाइटल, तो उसके हिसाब से बहुत सारा होता है। और अंत में एक बात बोलूँगी कि ट्रांस सेक्सुअल के साथ जो वायलेंस होता है, क्राइम होता है, एट द एंड ऑफ द डे नोबडी वांट टू एड्रेस दैट एक्चुअली, बिकॉज अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो बहुत सारे तरीके होंगे। आईपीसी है, सब है, दूसरा वीमेन लॉज भी है। अगर मान के चलो ट्रांस वीमेन के साथ होता है वो वायलेंस, लेकिन फिर भी लाइक इवन जुडिशियल फ्रेटर्निटी आल्सो डजंट अंडरस्टैंड दैट वी शुड ब्रॉड दिस थिंकिंग आइडियोलॉजी इन दिस पर्सपेक्टिव आल्सो। अगर ट्रांस सेक्स वर्कर है, उनके साथ रेप होता है, तो रेप लॉस क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। ये सभी चीज़ जो है ना, आप अभी तक उतना समझ नहीं बन पाया। समझ नहीं बन पाने की वजह से वो जो क्राइम होता है ना, वो इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्चुअली, एंड टेक इट ग्रांटेड द ट्रांस सेक्स वर्कर्स आर repeatedly they are raped, repeatedly they are denied justice, and repeatedly they are victimized actually, and nobody talks about that, and a lot of silence prevailing. And I feel now as like there is also another step moving ahead saying that better to you shut your mouth, silencing की प्रति चल रही है। बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप, क्योंकि हमारे एचआरएन में भी बहुत यंग लॉयर्स हैं और आप मिलते हैं काफ़ी यंग लॉयर्स से जो आपके साथ काम करते हैं, आपके और काफ़ी अलग अलग इश्यूज़ में भी काम करते हैं। तो वो कैसे अच्छे एलाइज बन सकते हैं, या उनका अप्रोच क्या होना चाहिए जब भी वो ट्रांस इश्यूज़ के साथ डील करते हैं, और ऐसा कुछ आप उनको मैसेज देना चाहेंगे क्या? हाँ, बहुत सारा है, और बहुत सारा मतलब ये लाइंस में काम करे सो यंग लॉयर्स भी हैं जो मैं वो खुद बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मतलब हमारे साथ चल के बहुत सारा मतलब उनकी तौर तरीके में, मतलब रिस्पॉन्डिंग में, फाइलिंग पिटिशंस में बहुत सारा फ़र्क महसूस करते हैं हमें। और आने वाले जो यंग लॉयर्स के भी मैं सोचती कि वो भी मतलब उतना विस्तार से और डाइवर्स मेंटालिटी, लीगल पर्सपेक्टिव से सोचे हर एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल कोई भी लीगल मुद्दा आपके पास आएगा, उसको कितने एंगल से हम सोच सकते हैं। मान के चलो एक एसिड अटैक सर्वाइवर आए, अगर वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो ट्रांसजेंडर हो, तो ये अलग अलग तरीके से आप सोचने से एक लीगल इश्यू को आपको उसको परखने का वो मिलेगा, मतलब सेंस मिलेगा कि और ये जस्टिस सिस्टम में एक्चुअली उसको एड्रेस करने का है क्या, मतलब तरीके हैं क्या, वो समझ में आएगा आपको। तो खाली एलजीबीटी केसेस डील करके ही एक इंसान उनके अच्छा एलाई नहीं बन सकता, जुडिशियल एलाई नहीं बन सकता। एक मुद्दा को लेकर वो अलग अलग डाइवर्स डायरेक्शन से सोचने से भी जुडिशियली वो भी एक अच्छा एलाई बन सकता है।